Hello student, good morning to all of you. Today my topic is important point, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, हम लोगों ने चैप्टर के अंत में 3 क्वेश्चन पढ़े थे। NCERT में पाठ्यनिहित प्रश्न के अंतर्गत 3 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया था। अब आज हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कशन करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझेंगे। मतलब ये सारांश है, ये हमारे जो पहले पाठ की समाप्ति हुई है उसका सारांश हमें देखना है। तो सारांश में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के तहत पहला रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं दूध से दही बनना, कोयले का दहन होना, कागज़ का जल जाना, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। हम दिन प्रतिदिन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण को देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? उसके बाद रासायनिक समीकरण पढ़ा। वह क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करना या प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक हैं या जो आपके उत्पाद हैं उनको हम प्रतीक या सूत्र की सहायता से निरूपित कर दें या प्रदर्शित कर दें तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के अनुसार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? Zn, उसके बगल में यस लिख देंगे, माने ठोस अवस्था में है, प्लस H2SO4 AQ, जली विलयन है, तीर का आगे लगाएंगे ZnSO4 AQ प्लस H2 का आगे लगा देंगे G, H2 के जस्ट बगल में लगा देंगे G माने गैस या गैस के रूप में निकल रहा है। तो रासायनिक समीकरण हम बहुत सारे रासायनिक समीकरण इस अध्याय में पढ़ें। भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरणों का अध्ययन इस अध्याय में किया जा चुका है। आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो नंबर 1 आया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयले को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। C+O2 तीर के आगे CO2 प्लस ऊष्मा, यह आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसी तरह हम लोगों ने बताया था कि पढ़ा था NH3 प्लस HCl तो बन जाएगा NH4Cl, यह भी आपका योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। योगात्मक अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण अन्य वीडियो में बताए गए हैं। पिछला वीडियो आप लोग बैक करके देखिए तो उसमें तमाम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण आपको देखने को मिले। फिर हम लोगों ने पढ़ा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हमने बता दिया 4 तरह से हमने पढ़ा था। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को हमने 4 प्रकार का पढ़ा था। कौन कौन? ये पहला आपका हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन, दूसरा ऊष्मीय अपघटन, तीसरा प्रकाश अपघटन, चौथा विद्युत अपघटन। हम लोगों ने 4 प्रकार के वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त की थी। वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्या है? वियोजन अभिक्रिया के विपरीत को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया हमने बताया था। विद्युत अपघटन माने विद्युत द्वारा अपघटन हो जाए, प्रकाश द्वारा अपघटन हो जाए तो प्रकाश अपघटन, ऊष्मा द्वारा मतलब ऊष्मीय अपघटन आपका हो जाएगा, एक ही दिशा में चलेगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। और ऊष्मीय वियोजन जो आपका है वह उत्क्रमणीय होगी,
मतलब उसमें डबल हेडेड एरो लगा रहेगा, 2 मुंह वाला तीर लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि यह ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, जिसमें सिंगल एरो लगा है और एक पदार्थ आपका है अभिकारक के रूप में, वह टूट गया 2 पदार्थ या 3 पदार्थ में, तो समझ जाएंगे कि यह आपका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आसानी से आप तीर का चिन्ह देख करके समझ सकते हैं कि यह ऊष्मीय वियोजन है, यह ऊष्मीय अपघटन है। प्रकाश वाले में सीधा प्रकाश लिखा रहेगा, विद्युत वाले में सीधा विद्युत लिखा रहेगा। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। हम लोगों ने यह पढ़ा था। इसके बाद जैसे हमने पहले ही बताया कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, उसी प्रकार लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर लोहे की सतह पर जम जाता है और आपका फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। यह भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, माने परस्पर अदला बदली। अगर किसी अणु का दूसरे अणु के साथ परस्पर कुछ अंश, कुछ परमाणु या कुछ समूह की परस्पर अदला बदली हो जाए तो वह आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अवक्षेपण है, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया ये दोनों द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आप वीडियो में बैक करके आसानी से समझ सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तमाम उदाहरण और तमाम विधियां उसमें समझाई गई, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया गया है। आप वीडियो को बैक करके पिछले जा कर के चैनल पर, स्टडी विद अनिल सर चैनल पर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने 5वां प्रकार क्या पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाए उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हमने बताया था कि कोयले का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड का बनना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। भोजन का पकना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, लेकिन भोजन का दहन, भोजन का ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तमाम उदाहरण उसमें पेश किए गए हैं, बहुत डिटेल में बताया गया है। आप जा कर के चैनल पर आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण की 4 हम स्टेप बताए थे। ऑक्सीकरण की पुरानी परिभाषा के तहत 4 बिंदु बताए थे। पहला नंबर, यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण होगा। यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा है तब पर भी उसका ऑक्सीकरण होगा। यदि किसी पदार्थ से कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तब पर भी ऑक्सीकरण होगा। किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व अलग हो रहा है तब पर भी ऑक्सीकरण होगा। ये 4 स्टेप हैं ऑक्सीकरण के। फिर इसी प्रकार इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा अपचयन, माने ऑक्सीजन का निकल जाना उस पदार्थ से, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, धन विद्युतीय तत्व का उस पदार्थ से जुड़ जाना और ऋण विद्युतीय तत्व का उस पदार्थ से पृथक हो जाना। यह दर्शाता है कि उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। फिर हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ा था। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, एक ही समय में घटित हो जाती है, उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन को अवकरण कहते हैं, यह भी बताया गया था। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है। फिर हम लोगों ने ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया था। संक्षारण पढ़ा था। संक्षारण मतलब नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है। हमने पहले बताया था ऑक्सीकरण प्रक्रिया है यह कौन, संक्षारण।